हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने मृदा यानी मिट्टी का बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो देखो, मिट्टी के बारे में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था और क्या पढ़ लिया था वो देख लेते हैं। देखो, जो भूमि है, भूमि के ऊपर वाली जो सतह होती है वो क्या होती है, मृदा होती है। वो क्या होती है, मृदा होती है। और इसका जो अध्ययन है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। इसमें 5 परतें पाई जाती है। कौन कौन सी 5 परतें होती है, होरिजोन ओ, होरिजोन ए, होरिजोन बी, होरिजोन सी और होरिजोन आर, ठीक है। देखो, होरिजोन ओ जो है वो क्या है, मृदा की यानी कि मिट्टी की जो ऊपर वाली सतह है, जहां से जो बीज वगैरह जो अंकुरित होते हैं, बीज वगैरह जो अंकुरित होते हैं वो किसके अंदर आती है, होरिजोन ओ के अंदर। वो किसके अंदर आती है, होरिजोन ओ के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो होरिजोन ए है, होरिजोन ए के अंदर जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें कहां तक जाती है, होरिजोन ए परत तक, ठीक। उसके बाद में आता है होरिजोन बी। होरिजोन बी के अंदर जो बड़े पेड़ होते हैं यानी कि जो विशालकाय पेड़ होते हैं उनकी जो परत है वो कहां तक जाती है, होरिजोन ओ परत तक, ठीक है। मृदा की तीसरी जो परत है वो कौन सी है, होरिजोन बी है। और होरिजोन बी तक जो बड़े वृक्ष हैं उनकी जड़ें जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बाद में देखना होरिजोन सी, होरिजोन सी। अब होरिजोन सी क्या है, ये जो मिट्टी में फसल होती है, फसल के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि यहाँ तक कोई भी जड़ें जाती नहीं है और इसकी जो उर्वरक क्षमता है, होरिजोन सी जो है, होरिजोन सी की जो उर्वरक क्षमता है वो बहुत कम होती है। यानी कि यहाँ पे यदि कोई भी वृक्ष को लगाया जाए होरिजोन सी परत के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, वो उपजाऊ नहीं है, वो उसको अंकुरित नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद में आता है होरिजोन आर। होरिजोन आर के अंदर पत्थर पाए जाते हैं। जैसे कि अपन बोरिंग वगैरह की खुदाई करते हैं तो वो क्या है, उसमें पत्थर निकलते हैं, तो वो कौन सी परत होती है, होरिजोन आर। समझ में आएगा, होरिजोन आर। उसके बाद में हमने देखा था ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है उसके हिसाब से जो मिट्टी है वो कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी। समझ में आएगा। ये 8 प्रकार की जो मिट्टियां है वो किसके अनुसार है, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार, ठीक है। यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार मिट्टी के कितने प्रकार है, 8 प्रकार है। कौन कौन से, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी। समझ में आई बात। अब जो कल हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ लिया था, जलोढ़ मिट्टी। देखो, जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं इसको और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। दोमट मिट्टी भी कहते हैं और इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये सर्वाधिक उर्वरकता वाली क्या है, मिट्टी है। उर्वरकता वाली क्या है, मिट्टी है। उर्वरकता, ठीक है। उर्वरकता वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। और ये क्या है, भारत के संपूर्ण भाग का 43% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखो, ये नदियों द्वारा बिछाई जाती है। जलोढ़ जो मिट्टी है ये नदियों द्वारा बिछाई जाती है। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का जो विशाल मैदान है जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, गंगा वे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो बनाया जाता है वो किसके अंदर आता है, उसके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान बनाया जाता है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तथा जो तटीय मैदानी क्षेत्र है, तटीय मैदानी क्षेत्र में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में हमने इनके राज्य देखे थे कि ये किन किन राज्यों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। वो तो मैंने बता दिया। अब देखो, राज्य कौन कौन से हैं इधर से ले लेना। जो भी गंगा का मैदान है,
यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, तटीय में यहाँ महाराष्ट्र के तटीय वाला जो वो है कोंकण तट, मालाबार तट, सरकार, उत्कल तट, ये जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उसके अंदर क्या है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक का हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद में हमने इसी में ही देख लिया था कि जो जलोढ़ मिट्टी है, वो जलोढ़ मिट्टी के अंदर कौन कौन सी फसलें अच्छे प्रकार से हो सकती है। तो कौन कौन सी, गेहूं, मक्का, तिलहन और आलू की जो फसल है वो बहुत अच्छे प्रकार से हो सकती है। देखो जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक जो उर्वरक है वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर व पोटेशियम पाया जाता है। चूना पत्थर जो है वो क्या करता है, मिट्टी को उर्वरक बनाता है, मिट्टी को क्या करता है, उर्वरक बनाता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें किस किस चीज की कमी है, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, ह्यूमस की कमी है। ठीक है, समझ में आएगा। इतना हमने कल पढ़ लिया था, इतना हमने क्या है, कल पढ़ लिया था। अब देखो इसके बाद में हमने देखना है, देखो मिट्टी में पहली जलोढ़ मिट्टी हमने पढ़ ली, उसके बाद में आती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी आती है, काली मिट्टी, काली मिट्टी। देखो काली मिट्टी में देखना, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं, कपास की मिट्टी, कपास की मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और लावा मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को कौन कौन सी मिट्टी कहते हैं, कपास की मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और लावा की मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सीधा काली मिट्टी ना देके वो कह देता है रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, या जलोढ़ मिट्टी है, या लेटराइट मिट्टी है। तो अपन को ध्यान रखना है जो इसके अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं, कपास की मिट्टी, रेगूर मिट्टी, लावा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, कहते हैं। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी, रेगूर मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। लावा मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित, से बनी है। यानी कि जो काली मिट्टी है वो किसके द्वारा मिट्टी है, किसके द्वारा बनी है, बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई का मतलब यह है कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी हुई है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी हुई है, के टूटने से बनी हुई है, टूटने से बनी है। ठीक है, समझ में आई बात। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, कपास की मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और लावा की मिट्टी भी कहते हैं। इसके बाद में देखना, इसमें एक पॉइंट लिखना, इस मिट्टी का काला रंग, इस मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, इस मिट्टी का काला रंग, काला रंग, इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के द्वारा होता है, मैग्नेटाइट के कारण होता है, मैग्नेटाइट के कारण होता है, के कारण होता है। समझ में आई बात, कारण होता है, समझ में आई बात। जो काली मिट्टी है इसका जो काला रंग है, इसका जो काला रंग है वो किसके कारण होता है, मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के द्वारा। क्योंकि जो इस मिट्टी के अंदर मैग्नेटाइट, जो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, जिसके कारण इस मृदा का कैसा कलर पाया जाता है, काला रंग पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, यह संपूर्ण भारत के कितने भाग में, 13% भाग, यह संपूर्ण भारत के, यह संपूर्ण भारत के, संपूर्ण भारत के 13% भाग पर, कितने परसेंट भाग पर, 13% भाग पर पाई जाती है, भाग पर पाई
जाती है। समझ में आई बात? कितने % भाग पर पाई जाती है? 13% भाग पर पाई जाती है। देखो ये तीनों पॉइंट देखना। जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी के 3 अन्य नाम है। कौन कौन से? कपास की मिट्टी भी कहते हैं, लावा की मिट्टी भी कहते हैं और रेगूर मिट्टी भी इसे कहते हैं। ठीक है, लावा मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी हुई है। बेसाल्ट चट्टानें क्या है? लावा से निर्मित होती है। बेसाल्ट चट्टानें क्या होती है? लावा से निर्मित होती है। लावा के ठंडा होने के कारण जो चट्टानें बनती है वो क्या है? बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, उसके बाद में देखना जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का जो काला कलर होता है वो किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के द्वारा। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट जो उस मृदा के अंदर पाया जाता है उसके कारण उस मिट्टी का कलर कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, और ये क्या है? ये संपूर्ण भाग के कितने % भाग पर? 13% भाग पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी, काली जो मिट्टी है, देखो काली जो मिट्टी है, काली मिट्टी किन भारत के किन किन क्षेत्रों में? 13% क्षेत्रों में। तो 13% के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं वो देख लेते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी मध्य प्रदेश, किन किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और उत्तरी केरल, उत्तरी कर्नाटक, केरल नहीं उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। जो काली मिट्टी है वो किन किन राज्यों में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, इसके अंदर ही एक और पॉइंट लिखना, सब पॉइंट लिखना कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में इस मिट्टी का, महाराष्ट्र में इस मिट्टी का, इस मिट्टी का सर्वाधिक क्या है? विस्तार है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। क्या है? सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार है। समझ में आई बात? क्या है? सर्वाधिक विस्तार है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो किस राज्य के अंदर पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। समझ में आई बात? इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी के अंदर कौन कौन सी फसल होती है, यानी कि काली मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयोगी है। तो काली मिट्टी जो है वो कपास और गन्ना के लिए, काली मिट्टी, काली मिट्टी में कपास व गन्ना, कपास व गन्ना, गन्ने की फसल, गन्ने की फसल, कपास व गन्ने की फसल सर्वाधिक होती है। यानी कि जो सर्वाधिक, यानी कि जो अच्छी फसल जो होती है, यानी कि जो काली मिट्टी है वो किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? गन्ना व कपास के लिए सर्वाधिक होती है। ठीक है, समझ में आई बात? होती है। समझ में आई बात? जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी के अंदर कौन कौन सी फसल होती है? कपास की और गन्ना की, कपास व गन्ना की फसलें हैं वो काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। देखो जो काली मिट्टी है इसमें से अपने को 5-6 पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट ये है इनके अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन से हैं? कपास की मिट्टी, रेगूर मिट्टी और काली मिट्टी। ठीक है, और इसका जो काला रंग होता है वो किसके द्वारा होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के द्वारा, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के द्वारा। और ये कुल भारत के कितने % भाग में है? 13% भाग में। और किन किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक के अंदर। तो जो सर्वाधिक जो ये मृदा है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र के अंदर। सर्वाधिक किस राज्य के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी फसलें होती हैं? कपास व गन्ना की फसल। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना लाल मिट्टी, इसके बाद में देखना लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी। देखो लाल मिट्टी का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का जो लाल कलर होता है वो फेरिक ऑक्साइड के द्वारा होता है। किसके कारण होता है? तो लिखना लाल मिट्टी का लाल कलर, लाल रंग या कलर, लाल रंग फेरिक ऑक्साइड किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के द्वारा, ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। यानी कि लाल मिट्टी का जो लाल कलर है, यानी कि लाल मिट्टी जो लाल दिखाई देती है वो किसके कारण दिखाई देती है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। समझ में आया ये पॉइंट? थोड़ा सा बीच बीच में हकला गया, ठीक है, तो माफ करना उसके लिए। तो इस पॉइंट को देखना कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग मैंने लिखा अच्छे से है, इसको पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि लाल मिट्टी जो है वो लाल क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसके अंदर फेरिक ऑक्साइड होता है, उसके कारण वो मिट्टी क्या है? लाल दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, लाल मिट्टी में लोहा व सिलिका पाया जाता है। लोहा व सिलिका की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रचुर मात्रा का मतलब है अधिकता में। लोहा व सिलिका की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रचुर मात्रा पाई जाती है, मात्रा पाई जाती है, ठीक है। समझ में आई बात कि लाल मिट्टी के अंदर किस किस की अधिकता होती है? लोहा की व सिलिका की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। समझ में आई बात? इसके बाद में देखना एक और पॉइंट कि जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी संपूर्ण भारत के 18% भाग, लाल मिट्टी जो है वो संपूर्ण भारत के कितने भाग में? 18% भाग में पाई जाती है। लाल मिट्टी संपूर्ण भारत के 18% भाग पर पाई जाती है। तो 18% भाग में कौन कौन से राज्य आते हैं? देखो राज्य देखना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक, महाराष्ट्र में कर्नाटक के अंदर। यानी कि जो लाल मिट्टी है वो किन किन राज्यों में है? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र व कर्नाटक में है। और जो सर्वाधिक जो है वो किसके अंदर है? तमिलनाडु के अंदर। जो सर्वाधिक है वो कहां पे है? तमिलनाडु में। सर्वाधिक जो विस्तार है, यानी कि सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है? तमिलनाडु के अंदर। सर्वाधिक से याद रखना, सर्वाधिक पाई जाती है। समझ जाओगे इससे, इतना ज्यादा कोई वो नहीं है कि जो तमिलनाडु के अंदर है वो लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तमिलनाडु के अंदर जो लाल मिट्टी है वो क्या है? सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। समझ में आया बात? देखो ये तीनों पॉइंट देख लेते हैं। जो लाल मिट्टी है उसका लाल रंग किसके द्वारा होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। और जो लाल मिट्टी है उसमें सर्वाधिक क्या है? लोहा पाया जाता है और सिलिका पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से धातु सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? सिलिका व लोहा पाया जाता है। उसके बाद में ये संपूर्ण भाग के कितने % भाग में? 18% भाग के अंदर। कितने % भाग में? 18% भाग में पाया जाता है। यानी कि संपूर्ण भारत का जो 18% भाग है उसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। और कौन कौन राज्य में? तमिलनाडु में सर्वाधिक पाई जाती है,
आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में और कर्नाटक के अंदर समझ में आई बात। उसके बाद में देखना जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी क्या है, लाल मिट्टी किस जो लाल मिट्टी है वो किस किस फसल के लिए उपयोगी है। तो फसल कौन कौन सी है इसमें, फसल देखना, यह फसल जो लाल मिट्टी है वो सर्वाधिक बाजरा के लिए, यानी कि बाजरा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। बाजरा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बाजरा सबसे अधिक किसके कौन सी मिट्टी के अंदर होता है, वो होता है लाल मिट्टी के अंदर। वो कौन सी मिट्टी के अंदर होता है, लाल मिट्टी के अंदर, ठीक है, समझ में आएगा। अब इसके बाद में देखना लेटेराइट मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी, समझ में आएगा, लेटेराइट मिट्टी। अब देखो जो लेटेराइट मिट्टी है इसको क्या है, मखमली मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मखमली मिट्टी, मखमली मिट्टी, इसे क्या कहते हैं, मखमली मिट्टी भी कहते हैं, मखमली मिट्टी भी कहते हैं, समझ में आई बात। इसका अन्य नाम क्या है, मखमली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी को मखमली मिट्टी भी कहते हैं, समझ में आई बात। इसके बाद में देखना यह मिट्टी भी जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी का भी जो रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। इस मिट्टी का कलर भी, इस मिट्टी का कलर भी, इस मिट्टी का कलर भी कैसा होता है, मिट्टी का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है, रंग भी लाल होता है, लाल होता है। और क्यों होता है, फेरिक ऑक्साइड यानी कि लोह ऑक्साइड के कारण ही होता है। देखो फेरिक ऑक्साइड एक स्पेशल है, लोह ऑक्साइड के अंदर लोह के तत्व और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। तो लाल जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, लोह ऑक्साइड के कारण। अरे भाई चल जा यार, अरे लोह ऑक्साइड किसके कारण होता है, लोह ऑक्साइड के कारण। यानी कि जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है, लोह ऑक्साइड के कारण होता है। इसके बाद में देखना जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी के अंदर एल्यूमिनियम और लोह ऑक्साइड की क्या होती है, अधिकता होती है। यानी कि जो सर्वाधिक तत्व इस मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वे लोह ऑक्साइड, वे लोह ऑक्साइड की अधिकता होती है, वे लोह ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, कि प्रचुर मात्रा पाई जाती है, प्रचुर मात्रा। यानी कि जो लेटेराइट मिट्टी है उसके अंदर क्या है, एल्यूमिनियम और लोह ऑक्साइड की मात्रा जो है अधिक है, पाई जाती है, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं, मखमली मिट्टी भी कहते हैं। और ये भी कैसे कलर की होती है, लाल रंग की होती है। लाल रंग की क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर भी लोह ऑक्साइड पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो तत्व है वो कौन कौन से तत्व की अधिकता पाई जाती है, एल्यूमिनियम व लोह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना जो लेटेराइट मिट्टी है वो किन किन राज्यों के अंदर पाई जाती है। देखो जो ये लेटेराइट मिट्टी है, ये लेटेराइट मिट्टी देखो ये तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है, केरल के अंदर भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है और कर्नाटक के अंदर भी पाई जाती है। लेकिन उसके अलावा ये उड़ीसा, मेघालय और असम वाले जो राज्य हैं, असम जो वाले जो राज्य हैं उसके अंदर भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, समझ में आई बात। यानी कि केरल और कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, नहीं आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, कर्नाटक व
केरल, उड़ीसा, उड़ीसा और मेघालय और असम के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, अब देखो जो लेटेराइट मिट्टी किन किन राज्यों में, देखो केरल में, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है, और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। उसके बाद में जो ऊपर वाले कौन कौन से? उड़ीसा या उड़ीसा और मेघालय वे असम राज्य, ठीक है, समझ में आई बात? केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, कर्नाटक राज्य, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय और असम के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेकिन जो सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? केरल राज्य के अंदर लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। किस राज्य में? वो केरल राज्य में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाती है। समझ में आई बात? किस राज्य के अंदर लेटेराइट जो मिट्टी है वो सर्वाधिक पाई जाती है? वो है केरल राज्य के अंदर। कौन से राज्य के अंदर? केरल राज्य के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी किस किस के लिए उपयोगी है, यानी कि कौन कौन सी इसमें फसलें हो सकती है, जो फसल है वो कौन कौन सी हो सकती है। देखो इसके अंदर जो लेटेराइट मिट्टी के अंदर फसल काजू क्या उगाया जा सकता है? काजू उगाया जा सकता है। ठीक है, मसाले उगाए जा सकते हैं, मसाले, ठीक है, काजू, मसाले, और भाई कॉफी की जो फसल है वो की जा सकती है। ठीक है, कॉफी और इलायची, समझ में आई बात? जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी के अंदर काजू, मसालों में कुछ भी आ सकता है, मिर्च वगैरह हुई और कुछ भी, मिर्च हो गई, धनिया हो गया, जो भी कुछ है वो मसाले वगैरह बनाए जा सकते हैं। कॉफी और इलायची भी यहाँ पे क्या है? बनाई जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में एक बार लेटेराइट मिट्टी को देख लेते हैं। देखो लेटेराइट मिट्टी में अपने को कुछ भी नहीं याद करना, पहला तो इसका अन्य नाम मखमली मिट्टी भी कहते हैं। देखो अन्य नाम जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, अब क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो उसमें अन्य नाम को दे देता है। ठीक है, तो इसको मखमली मिट्टी भी कहते हैं। ये भी कैसे कलर की होती है? इसका जो रंग है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये लौह ऑक्साइड के द्वारा, लौह ऑक्साइड की मात्रा जो है इस मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो सर्वाधिकता है एल्यूमिनियम की और लौह ऑक्साइड की भी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में किन किन राज्यों में, देखो नीचे वाले कौन कौन से राज्य? जो तटवर्ती राज्य, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद में ऊपर वाला जो मेघालय, असम और उड़ीसा, मेघालय, असम और उड़ीसा वाला जो राज्य है उसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? केरल राज्य में। सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? केरल राज्य के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी के अंदर जो फसल है कौन कौन सी उगाई जा सकती है, यानी कि क्या क्या चीज के लिए वो सर्वाधिक उपयोगी है। देखो इलायची अच्छी हो सकती है वहां पे, कॉफी अच्छी हो सकती है, मसाले वगैरह अच्छे प्रकार से वहां पे उपज दे सकते हैं, और जो काजू की फसल है वो भी वहां पे हो सकती है। ठीक है, अब अपन ने लेटेराइट मिट्टी भी पढ़ ली, लाल मिट्टी, काली मिट्टी भी पढ़ ली, और अब हम पढ़ने वाले हैं पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। अब देखो जो पर्वतीय मिट्टी है, अब मैंने आपको जब हिमालय पढ़ाया था तो पर्वतीय मिट्टी नाम से ही हो रहा है कि जो पर्वतीय वाला क्षेत्र है, पर्वतों वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें लिखना यह मिट्टी हिमालय के, यह मिट्टी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, के
पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्षेत्रों में पाई जाती है, पाई जाती है। समझ में आई बात? जो पर्वतीय मिट्टी है वो कहां पे पाई जाती है? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं? देखो, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। और कौन से राज्य आते हैं? देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, सिक्किम। कौन से? सिक्किम। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? पर्वतीय मिट्टी वाले क्षेत्र के अंदर। यानी कि जो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है वो कहां कहां पे पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम के अंदर। ठीक है, समझ में ये बात? और जो पर्वतीय मिट्टी है ये किसके लिए सर्वाधिक होती है? यानी कि इसमें, इसके अंदर कौन कौन सी फसलें उपजाऊ बढ़िया देती है? देखो, इसके अंदर सेब, सेब की फसल है वो अच्छी होती है। ठीक है, नाशपाती, नाशपाती और चाय की जो फसलें, चाय। देखो, इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें क्या है, सीढ़ी नुमा खेतों को तैयार करके वहां पे कौन सी फसल बोई जाती है? चाय की फसल बोई जाती है। ठीक है, तो जो पर्वतीय मिट्टी है उसके अंदर कौन कौन सी फसलें अच्छे प्रकार से हो सकती है? सेब की फसलें, चाय की फसलें और नाशपाती की फसलें। समझ में आई बात? तो पर्वतीय मिट्टी के अंदर अपने को यही याद रखना है, कौन कौन से राज्य? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और फसलें कौन कौन सी? सेब, नाशपाती, चाय। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना, दूसरी मिट्टी है दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी। समझ में आई बात? दलदली मिट्टी। देखो, दलदली मिट्टी क्या है? जो दलदली मिट्टी है उसका निर्माण कहां पे होता है? देखो, सर्वाधिक जल होने के कारण, यानी कि जिस भी क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है और जो भी वहां की वनस्पति है उसके सड़ने के कारण जो एक ढीले नुमा मृदा बनती है वो क्या है? दलदली मिट्टी होती है। यानी कि जो दलदली मिट्टी का जो निर्माण होता है, यानी कि जो दलदली मिट्टी बनती है वो कहां पे बनती है? दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मिट्टी सर्वाधिक वर्षा, मिट्टी सर्वाधिक वर्षा क्या है? दलदली मिट्टी सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वे वनस्पति के सड़ने से, वे वनस्पति के सड़ने से, वनस्पति के सड़ने से बनती है, सड़ने से बनती है। ठीक है, समझ में आई बात? जो दलदली मिट्टी है वो क्या है? सर्वाधिक वर्षा वे वहां की जो वनस्पति है उसके सड़ने से जो मृदा बनती है वो कौन सी है? दलदलीय मिट्टी है। ठीक, और जो दलदलीय मिट्टी है वो क्या है? इस मिट्टी के अंदर हुमस बहुत ज्यादा होती है, यानी कि गर्माश जो होती है, हुमस क्या है? हुमस की सर्वाधिकता होती है। तो इसमें लिखना, इस मिट्टी में, इस मिट्टी में, इस मिट्टी में हुमस की, हुमस की अधिकता होती है, कि अधिकता, अधिकता होती है। समझ में आई बात? होती है। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि जो दलदली मिट्टी है उसके अंदर किसकी अधिकता होती है? हुमस की अधिकता होती है। और जो दलदली मिट्टी है वो किन किन राज्यों में होती है? देखो, यह केरल, एक केरल, उत्तराखंड, केरल, उत्तराखंड, केरल, उत्तराखंड व पश्चिम बंगाल,
वे पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, यानी कि जो दलदली मिट्टी है वो किस किस के किन किन राज्यों के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, केरल के अंदर और पश्चिम बंगाल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसके अंदर अपने को यही 3 बात याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली तो ये मिट्टी जो है वो कैसे बनती है? अधिक वर्षा व वहां की वनस्पति के सड़ने के कारण दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर किसकी अधिकता होती है? ह्यूमस की अधिकता होती है। और ये किन किन राज्यों के अंदर है? केरल राज्य, उत्तराखंड राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर है। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी आती है? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। जो मरुस्थलीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी क्या होती है? मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर पानी की जो कमी, यानी कि जो नमी की क्या होती है? कमी होती है, पानी की कमी होती है। ठीक, तो इसमें लिखना कि इस मिट्टी के अंदर, इस मिट्टी में नमी की कमी होती है, नमी की कमी होती है। अब नमी की कमी क्यों होती है? क्योंकि ये क्या करती है, जो जल होता है उसको जल्दी से सोख लेती है। ठीक है, इसके अंदर नमी की क्या होती है? कमी होती है। समझ में आई बात? इसके बाद में लिखना इस मिट्टी में जो कौन कौन सी फसलें की जा सकती है? बाजरा, ज्वार, सरसों की फसलें की जा सकती है, की फसलें होती है। ठीक है, ठीक है। इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती है? बाजरा, ज्वार व सरसों की जो है वो फसलें होती हैं। इसके अलावा इसमें देखना खजूर,